देखो कल अपन पढ़ रहे थे, अपन ने कल फर्स्ट अर्थ समिट के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में पढ़ा था कल, ठीक है। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि ये कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरो, जो कहाँ है, ब्राज़ील में है। 1992 में वो हुई थी और 100 से भी ज़्यादा हेड्स ऑफ स्टेट्स यानी कंट्रीज के हेड्स ने इसके अंदर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और एक डिक्लेरेशन पर उन सब ने क्या किया था, साइन किया था। और वो डिक्लेरेशन किसके बारे में थी, क्लाइमेट चेंज के बारे में और बायोडाइवर्सिटी के बारे में थी, ठीक है। इनके बारे में एक डिक्लेरेशन थी कि वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट चेंज क्यों हो रही है और बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर इन सभी कंट्रीज़ के जो हेड थे उन्होंने साइन किए थे, ठीक है। इसके अलावा इसी मीटिंग में उन्होंने 21st सेंचुरी के लिए, अपनी जो अब सेंचुरी चल रही है 21st जो सेंचुरी है, जो क्योंकि उस टाइम पे तो 1992 था, 20th सेंचुरी चल रही थी, तो आगे आने वाली सेंचुरी के लिए 21st सेंचुरी के लिए उन्होंने एक एजेंडा बनाया। एजेंडा बनाने की बात करी जिसको नाम दिया एजेंडा 21। एजेंडा मतलब समझते हो, एक प्रॉस्पेक्टस, मतलब अपने को 21st सेंचुरी में रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कैसे काम करना है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कैसे काम करना है, नेचर के कंजर्वेशन के लिए कैसे काम करना है। तो उस सब के लिए एक एजेंडा बनाया, ठीक है, एक प्रॉस्पेक्टस बनाया, उसको नाम दिया एजेंडा 21, ठीक है। अब देखो इस एजेंडा 21 के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल थी। देखो एजेंडा 21 में क्या क्या चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड किया। सबसे पहले तो इसके अंदर इंक्लूड किया ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इनका सबसे मेन एम था एजेंडा 21 का, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब, ग्लोबल का मतलब पूरे वर्ल्ड का, सस्टेनेबल मतलब मैंने आपको कल बताया था कि फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को अगर मैं ध्यान में रखते हुए अगर डेवलपमेंट करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में हो, वर्ल्ड की हर कंट्रीज को अडॉप्ट करे, ये सबसे मेन इसका ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, जो इसके अंदर शामिल किए गए। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि कंट्रियों में आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज। कंट्रीज के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन समझते हैं सब लोग, यानी आपस में वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम करें, ठीक है। किस चीज़ को लेकर, किस चीज़ में हेल्प काम करे, हेल्प को लेकर काम करे। सबसे पहला तो कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट समझते हो, यानी किसी चीज़ में आपकी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है, यानी कोई चीज़ है जो दो लोगों के लिए, दोनों ही लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए काम करें उसमें, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहेंगे, कॉमन इंटरेस्ट कहेंगे। भाई किसी चीज़ में मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, तो अपना कॉमन इंटरेस्ट हुआ या नहीं हुआ उस चीज़ में, ठीक है। तो उस चीज़ को, ठीक है, अचीव करने के लिए कंट्री आपस में क्या करें, कोऑपरेट करें, ठीक है। और किस किस चीज़ में कोऑपरेट करें, म्यूचुअल नीड्स, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत आपको भी है
इस कंट्री को भी है, सबको है। तो ऐसी चीज़ों पर सिर्फ एक ही कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस नीड को पूरा करने के लिए एक ही कंट्री काम करे, उसमें आपको सबको क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे आज मैं आपको बात को बताऊं कि आज कोरोना जो क्या नाम है पेंडेमिक फैल रही है, ठीक है, तो क्या किसी एक पर्टिकुलर अकेली कंट्री के अंदर फैल रही है क्या, कि इंडिया में ही फैल रही है या अमेरिका में ही फैल रही है या यूरोप में देखें तो ब्रिटेन में ही फैल रही है, ऐसा थोड़ी है। वर्ल्ड की लगभग हर कंट्री इससे इफेक्टेड है कि नहीं है। तो अकेले एक ही कंट्री की जिम्मेदारी है कि इस बीमारी से लड़ना। तो क्या करना है इसमें, जैसे मान लो एक कंट्री में अगर इससे सिचुएशन खराब हो रही है तो बाकी कंट्रियां उसकी मदद करें। क्यों करें, क्योंकि आज आपकी है ये, आज उनकी ये कंडीशन हो सकता है कल आपकी हो जाए, ये कंडीशन हो सकता है कल आपकी कंट्री में ऐसी सिचुएशन हो जाए, ठीक है। तब आप किसकी तरफ देखोगे हेल्प के लिए। तो इसलिए जो म्यूचुअल नीड्स है, कॉमन इंटरेस्ट है, ऐसी सिचुएशन के अंदर कोऑपरेट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये इस एजेंडा 21 के अंदर भी उन्होंने डिसाइड किया कि जो चीज़ें कॉमन इंटरेस्ट की है या जिस चीज़ की ज़रूरत सबको है, ऐसे कामों के अंदर सभी कंट्री आपस में कोऑपरेट करते हुए काम करें। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यह सबसे बड़ी अपने सामने प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, ठीक है। आज अगर अपन बात करें तो अपने वाटर सोर्स देख ले, चाहे अपन अपना एटमॉस्फेयर देख ले, चाहे लैंड रिसोर्सेज देख ले, सब क्या है, पॉल्यूटेड है, ठीक है। और इसको पोल्यूशन से बचाना, ठीक है। अकेले जैसे मान लो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने अपनी फैक्ट्रियों से कार्बन एमिशन कम कर दिया, ठीक है, यानी धुआं वगैरह निकलना वहाँ की फैक्ट्रियों से कम कर दिया, ठीक है। तो क्या उस अकेले इंडिया के करने से ही क्या होगा, वर्ल्ड के अंदर पॉल्यूशन लेवल कम हो जाएगा क्या, है? नो सर। और ये तो सीधी सी बात है। जैसे मान लो एयर पोल्यूशन है तो एयर तो क्या होगी, पूरी वर्ल्ड के अंदर हवा आज इधर से इधर चल रही है, इधर से, तो दूसरी कंट्री की पॉल्यूटेड एयर हम जो विंड है अपनी तरफ आ सकती है, अपनी जो फ्रेश विंड है, फ्रेश एयर है, वो दूसरी तरफ जा सकती है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा कहाँ हुआ, फ़ायदा तब होगा उसका जब सारी कंट्रियाँ इस डायरेक्शन में काम करें, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स है जिनमें सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पॉवर्टी है, गरीबी किसी एक देश की समस्या है क्या, किसी एक पर्टिकुलर देश की समस्या नहीं है, ये भी ग्लोबल प्रॉब्लम है। कोई डिजीज़ फैल जाए, बीमारियां, या जो अपन कहते हैं पेंडेमिक्स फैल जाए, पेंडेमिक समझते हो ना, महामारी जो भी फैल रही है, तो ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड की है, यानी ये प्रॉब्लम्स ग्लोबल है, एक किसी पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की नहीं है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो एजेंडा 21 में यही डिसाइड किया गया कि आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है, सभी कंट्रियां कॉमन इंटरेस्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक दूसरे को कोऑपरेट करें और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े, ठीक है। एक अकेली कंट्री को पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम से न लड़ना पड़े। क्यों, हो सकता है जो आज उनका है वो कल अपना भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसीलिए एजेंडा 21 उन्होंने डिसाइड किया कि सभी कंट्री इस पे साइन करें और ऐसी सिचुएशन कभी भी आए, ठीक है, तब कंट्री आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। और ये तो था ही, और इसके अलावा उन्होंने एक डायरेक्शन और दिया कंट्रियों को कि सभी कंट्री अपना लोकल एजेंडा 21 बनाए, यानी हर कंट्रियाँ, ये तो वर्ल्ड लेवल पे था, लेकिन साथ में ये डायरेक्शन भी दिया कंट्रियों को कि सभी कंट्रियाँ अपने अपने लेवल पर अपनी कंट्री के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे पॉवर्टी से लड़ना है, कैसे बीमारियों से लड़ना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए अपना अपना लोकल यानी अपनी अपनी कंट्री का अलग से एजेंडा बनाए कि हम हमारी कंट्री के लेवल पर ये काम करेंगे, ठीक है, दूसरी कंट्री अपने लेवल पे बनाएगी, तीसरी कंट्री अपने लेवल पे बनाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन रिसोर्स प्लानिंग की, ठीक है।
अब रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है अपने को? देखो, रिसोर्स प्लानिंग से पहले रिसोर्स प्लानिंग की अपने को नीड क्यों है? नया पॉइंट है रिसोर्स प्लानिंग, और इसकी अपने को नीड क्यों है? क्या एक कंट्री में पूरे रिसोर्स एक साथ मिलना, जो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में, इज इट पॉसिबल? एक कंट्री में आपको सब रिसोर्स मिल जाए, जैसे मान लो इंडिया में आपको पेट्रोल भी मिल जाए, इंडिया में आपको हर तरह की वेजिटेशन भी मिल जाए, इंडिया में आपको हर तरह की क्या बोलते हैं, मिनरल्स भी मिल जाए, वेजिटेशन भी मिल जाए, ठीक है, फ्रेश वाटर भी मिल जाए, ठीक है, इंडस्ट्री अभी हो जाए, हर तरह की सॉइल मिल जाए आपको। ये पॉसिबल है क्या एक ही कंट्री में सब चीज़ें मिलना? और एक कंट्री के अंदर भी देखें तो एक स्टेट में ही सारी चीज़ें मिलना पॉसिबल है क्या? जैसे राजस्थान में सारी चीज़ें हैं, यूपी में अपने पास अपनी सारी चीज़ें हैं, ना राजस्थान यूपी पे डिपेंड है, ना यूपी राजस्थान पे डिपेंड है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। जैसे देखो एग्जांपल देखो आप, ये अपना इंडिया है, ठीक है, अपने को नॉर्थ इंडिया को फ्रेश वाटर मोस्ट ऑफ हिमालय से आने वाली रिवर्स से मिलता है कि नहीं मिलता? तो फ्रेश वाटर का सोर्स हो गया हिमालय, हो गया कि नहीं हुआ? अब हिमालय वाले स्टेट ये कह दे कि हम तो हमारे स्टेट का पानी आपको नहीं देंगे, हम तो रिवर को इससे आगे नहीं जाने देंगे। या इंडिया वाले कह दे हम तो पाकिस्तान में रिवर्स को नहीं जाने देंगे, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरियाँ और उनकी और ट्रिब्यूटरियाँ जो है, उनका सबका पानी पाकिस्तान में जाता है, इंडस से जाता है। ऐसे पढ़ा है 9th क्लास में आपने, ठीक है। पहले इंडस रिवर यूँ निकल के यूँ पाकिस्तान में जाती है, तो इंडिया चाहे तो यहाँ पे रोक सकता है ना, रोक सकता है इसके पानी को। राजस्थान में कमी है, राजस्थान के अंदर सप्लाई कर दे पूरे पानी को, राजस्थान में डेजर्ट रहेगा ही नहीं रहेगा। ऐसे अगर आप और चीज़ें देखो तो इन हिमालयन स्टेट्स के पास पानी है, ठीक है, झारखंड वगैरह इन स्टेट्स के पास मिनरल्स हैं, भाई आयरन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, कोल मिल जाएगा, ठीक है, इन एरियाओं में, इस एरिया में आपको पेट्रोल मिल जाएगा, डेजर्ट वाले एरिया में आपको पेट्रोल और नेचुरल गैस मिल जाएगी, ठीक है, इधर आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। तो ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी किसी पार्ट में कोई सा मिनरल ज़्यादा है, किसी पार्ट में कौन सा मिनरल ज़्यादा है, या एक रिसोर्स हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एक्सेस अमाउंट पे हो, तो दूसरे किसी रिसोर्स की वहाँ पे स्कैर्सिटी यानी कमी हो सकती है। आवाज़ नहीं आ रही क्या? क्या हो गया? इधर देखो, तो किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में किसी रिसोर्स की कमी हो सकती है, स्कैर्सिटी हो सकती है, और दूसरे हिस्से में उसी पर्टिकुलर रिसोर्स की क्या हो सकती है, एक्सेस हो सकती है। भाई आयरन और कोल इधर ज़्यादा है, इधर कम हो सकता है, इधर पेट्रोल नेचुरल गैस ज़्यादा हो सकता है, इधर उसकी कमी हो, ठीक है। तो इन रिसोर्सेज के कंजप्शन को बैलेंस करने के लिए कंट्री को प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब पूरी कंट्री ये डिसाइड करे कि उस कंट्री के पूरे रिसोर्स इक्वल अमाउंट में पूरी कंट्री में अवेलेबल हो सके। जैसे मैं बात करूँ आज, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट्स को पेट्रोल देता है तो क्या अलग अलग प्राइस पे देता है क्या?
कहाँ गए तुम? सर ये बढ़िया। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया के किसी हिस्से में हो सकता है कोई एक रिसोर्स ज़्यादा हो, तो हो सकता है दूसरा रिसोर्स वहाँ पे कम होगा या नहीं होगा, ठीक है। दूसरा रिसोर्स किसी दूसरे हिस्से के पास में ज़्यादा होगा, हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी है कि जैसे मान लो राजस्थान में पेट्रोल निकल रहा है तो राजस्थान में तो 10 रुपये लीटर होगा और यूपी में नहीं निकल रहा तो यूपी में 90 रुपीज़ लीटर होगा, ऐसे हो सकता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उस कंट्री में अवेलेबल सारे रिसोर्सेज को इक्वल प्राइस पे, बिल्कुल इक्वल प्राइस पे स्टेट्स को देती है, ठीक है। फिर स्टेट्स उस पर टैक्स लगाते हैं, कोई स्टेट कम टैक्स लगाता है, कोई स्टेट ज़्यादा टैक्स लगाता है। ज़्यादा टैक्स लगाता है वहाँ पे पेट्रोल महंगा होगा, जहाँ पे कम टैक्स लगता है वहाँ पे पेट्रोल सस्ता होगा, ठीक है। ऐसे आयरन की बात करें, ठीक है, जब आयरन फैक्ट्री से निकलेगा, ठीक है, तो उसकी सेम प्राइस होगी सारे स्टेट्स के लिए, लेकिन उसका हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट एक्स्ट्रा होने की वजह से वहाँ पे हो सकता है पर किलोग्राम में या पर टन के अंदर या क्विंटल के अंदर हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ मनी का डिफरेंस हो सकता है। वो कब? जब वो डिस्टेंस ज़्यादा हो, जैसे मान लो कि यहाँ से झारखंड से राजस्थान के अंदर आ रहा है और एक झारखंड से पास में मध्य प्रदेश में जा रहा है, तो ये ज़्यादा पास में है, ये एरिया ज़्यादा दूर है, तो यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, ठीक है। तो वो कॉस्टिंग का पैसा ले सकते हैं, बाकी रिसोर्स की वैल्यू पूरी कंट्री में सेम होगी। और ये किस वजह से होगी? रिसोर्स प्लानिंग की वजह से। अगर रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो जिसके पास में जो होगा वो उसके भाव ऊँचे रखेगा, रखेगा कि नहीं रखेगा? मेरे पास पेट्रोल है तो मैं पेट्रोल की मनमर्जी के भाव रखूँगा, ठीक है। किसी दूसरे के पास में आयरन है तो आयरन की प्राइसेस अपनी मनमर्जी की रखेगा, किसी के पास कॉपर है वो कॉपर की प्राइसेस अपनी मनमर्जी की रखेगा, ठीक है। किसी एरिया में फूड ग्रेन्स खूब होते हैं, फर्टाइल सोइल है तो फूड ग्रेन्स की प्राइस अपने हिसाब से रखेगा, ठीक है। तो इसलिए कंट्री को एक प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग की क्या होती है? ज़रूरत होती है, ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या किया जाता है? अगर अपन देखें रिसोर्स प्लानिंग देखें इंडिया में, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में देखें अगर अपन, तो क्या क्या स्टेप होते हैं प्लानिंग के अंदर, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? देखो, सबसे पहला होता है कि किसी कंट्री में, यानी आपका रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे किसको? रिसोर्सेज को, कि अपनी कंट्री में कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं और कितनी ती क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे, या अगर पॉसिबिलिटी है तो उनका इन्वेंशन करेंगे। भाई जैसे मान लो अपनी कंट्री में यहाँ पे कोई रिसोर्स मिला, पता किया कि ये क्या निकला, भाई पता चला ये आयरन ओर है, आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने, ठीक है। या अपने को पॉसिबिलिटी लगी कि इस कंट्री के सॉरी स्टेट के इस हिस्से के अंदर अपने को आयरन मिल सकता है, फिर नेटवर्क चला गया। ठीक है, हाँ हाँ, वो बीच में नेटवर्क डाउन, लाइट चल जाती है ना। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है प्लानिंग के अंदर, कि अपनी कंट्री में कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है उनकी तो पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, और जो नहीं अवेलेबल है उनका इन्वेंशन करना, खोजना, मिलने की पॉसिबिलिटी है तो उनको खोजना, इन्वेंशन करना, ठीक है। और अब इन्वेंशन और आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या काम करेंगे अपन? सर्वे करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? सर्वे करवाएगी गवर्नमेंट कि कहाँ कहाँ रिसोर्स मिल सकते हैं, या फिर ये रिसोर्स यहाँ पे मिल रहा है तो कितने एरिया तक फैला हुआ है। पर जैसे मान लो राजस्थान के अंदर खेतड़ी है, झुंझुनू में, वहाँ पे कॉपर मिलता है, तो गवर्नमेंट ने पहले सर्वे कराया होगा कि कितने एरिया तक फैला हुआ है ये कॉपर का, तो उस पूरे एरिया को फिर अपने अंडर ले लिया होगा गवर्नमेंट ने, ऐसे किया होगा। उसका सर्वे कराते हैं, उसकी मैपिंग करवाते हैं, भाई ये एरिया इस माइन का है, मैप में आपको तभी तो बता दिया जाता है भाई इस एरिया में आपको आयरन मिलेगा, इस एरिया में आपको कॉपर मिलेगा, इस एरिया में कोल मिलेगा, इस एरिया में पेट्रोल मिलेगा। वो कैसे बताते हैं? मैपिंग के थ्रू बताते हैं, और उनका एस्टिमेशन करते हैं,
एस्टिमेशन कैसे? उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का, क्वालिटी का भी और क्वांटिटी का भी क्या करते हैं? एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन मतलब जैसे मान लो मेरे को पता चला कि शाहपुरा के पास में ये हिल्स है, यहाँ पे वही कॉपर है, ठीक है। अब सरकार ने एस्टिमेट तो किया ही नहीं कि उस कॉपर की क्वालिटी क्या है या क्वांटिटी क्या है, और सरकार ने मशीनें लगा दी। अब पता चला कि वहाँ पे कॉपर तो खूब है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी ऐसे नहीं है कि आप जितना खोद के निकाल रहे हो उसमें 10% भी कॉपर नहीं निकल रहा, बाकी मिट्टी निकल रही है, ठीक है। तो उसको निकालने में कितना खर्चा हो जाएगा, ठीक है। या फिर पता चला कि आपको खोदना तो शुरू कर दिया और 2-3 महीने तो उसमें उसकी खुदाई की और उस मिनरल को निकाला और 2-3 महीने बाद में वहाँ पे वो मिनरल मिलना ही बंद हो गया। तो ये आपने इतना खर्चा किया उसको निकालने के लिए, तो जितना कॉपर आपको मिला नहीं उससे ज़्यादा तो खर्चा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अगर अपन पहले एस्टिमेशन लगा लेते, पहले एस्टिमेट कर लेते कि यहाँ पे मिलने वाली कॉपर की क्वालिटी क्या इंडस्ट्रियल क्या नाम है पर्पज़ में काम में ले सकते हैं नहीं ले सकते, या उसमें इतनी क्वांटिटी है क्या कि अपन 2-4 साल 5 साल 10 साल उसका एक्सट्रैक्शन कर सके, वहाँ से उसको निकाल सके, ठीक है। तो कभी भी सबसे पहले रिसोर्स में प्लानिंग से पहले क्या किया जाता है? रिसोर्सेज की पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है उनको, उनकी इन्वेंशन की जाती है। कैसे करते हैं वो? सर्वे करके, मैपिंग करके, फिर उसके बाद में उसका एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन कैसे? कि कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है या कितनी क्वालिटी में। अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा लंबे टाइम तक अपन नहीं निकाल सकते, बहुत कम है, तो उसको फ्यूचर के लिए छोड़ दिया था। भाई फ्यूचर में जब बिल्कुल नहीं होगा तब सोचेंगे, बस उसको मार्क करके आइडेंटिफाई करके और छोड़ दिया था, भाई यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अगर क्वांटिटी अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होती है, तो क्या करते हैं? उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, नहीं अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है रिसोर्स की प्लानिंग के अंदर इनकी पहचान करना। सेकंड स्टेप क्या होता है? देखो, अब पहचान हो गई रिसोर्स की, अब उसको निकालना कैसे, ठीक है। रिसोर्स तो पता चल गया आपको कि यहाँ पे आयरन मिल रहा है, यहाँ पे कोल मिल रहा है, यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा एक स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। एक्सट्रैक्ट मतलब उसको निकालना कैसे है, उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। उसके एक स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज करेंगे अपन? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो चाहिए भाई, किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ में आपको स्किल भी चाहिए। जैसे मान लो कोई टेक्नोलॉजी बना तो ली, ये मशीन आ गई, इस मशीन से आप मिट्टी से आयरन अलग कर सकते हो और मिट्टी अलग कर सकते हो, लेकिन उस मशीन को चलाने की आप में स्किल भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। ठीक है। और आपके पास में इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए, यानी प्रॉपर आपके पास इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, कोई फैक्ट्री या कोई वर्कशॉप, ठीक है, या माइंस वगैरह, ये सब आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहला काम तो क्या था? रिसोर्सेज का पता लगाना, आइडेंटिफाई करना और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करना कि कितनी क्वांटिटी में कितनी क्वालिटी में अवेलेबल है। पता चल गया एक बार कि हाँ काफ़ी सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर क्वालिटी में अवेलेबल है। अब दूसरा काम है उसको यूज़ करना, ठीक है। तो यूज़ करने के अंदर सबसे पहला काम होगा अपन ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे अपन उसको यूज़ कर सके। कोई मिनरल है तो उसको निकाल सके। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आएगी? एक तो टेक्नोलॉजी, भाई मेरे को पता है कि यहाँ की मिट्टी में आयरन है, लेकिन मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस मिट्टी में से आयरन को सेपरेट कर सकूँ मैं, तो मेरे किस काम की फिर वो? मेरे लिए तो वो मिट्टी है, वो है कि नहीं है भाई? मेरे लिए रिसोर्स कब होगी? वो जब मेरे को पता तो चल गया लेकिन मैं उसको निकाल भी सकूं, उसको यूज़ भी कर सकूं। तो वो टेक्नोलॉजी और स्किल दोनों चाहिए मेरे को उसको निकालने के लिए। और टेक्नोलॉजी और स्किल को दोनों को मैं कहाँ पे लगाऊंगा? किसी भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप में, किसी माइन में या किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, वहीं पे लगाऊंगा,
ठीक है। और लास्ट आता है अब आपको पता है कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो उस कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता? वॉइस नहीं आ रही क्या? सर। अच्छा, तो देखो आपकी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपकी कंट्री के रिसोर्सेज पे, रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपके पास रिसोर्स है तो आप क्या करोगे? डेवलप करोगे। ठीक है, नहीं तो आप डेवलपमेंट की प्रोसेस में पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो तीसरी जो प्रोसेस होती है, तीसरा जो स्टेप होता है रिसोर्स प्लानिंग में, वो होता है कि रिसोर्स डेवलपमेंट और अपना जो ओवरऑल डेवलपमेंट है दोनों को आपस में साथ लेकर चल रहा। कहने का मतलब अपना जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसको इस तरीके से बेंड करना ताकि अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उनका ऑप्टिमम यूज़, यानी कि ऑप्टिमम यूज़ का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, यानी जितना अपने को मिल रहा है उसको है। अच्छा, आगे सर, आ गया। रुको। तो देखो रिसोर्स, तीसरा स्टेप है कि अपने रिसोर्स डेवलपमेंट और अपना जो ओवरऑल बाकी सेक्टर का डेवलपमेंट है उन दोनों को आपस में साथ लेते हुए चलना। साथ लेते हुए कैसे चलना? कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्स कितने अवेलेबल है, तो अपनी डेवलपमेंट की प्रोसेस भी उसके अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए। यानी अपने डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान्स बनाए वो किसके अकॉर्डिंग बनाए? रिसोर्स के अकॉर्डिंग। यानी अपन देखो घर में मंथली जब अपन एक्सपेंस करते हैं, मंथली जब खर्चा करते हैं, अपने को क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी, तो किसके अकॉर्डिंगली करते हैं कि अपने पास इनकम कितनी है या कितने रिसोर्स अवेलेबल है। या फिर घर में जैसे कोई फंक्शन होता है तो अपन उसमें एक एस्टिमेशन करते हैं कि इतने रुपए तक खर्च करने की अपनी कैपेसिटी है, यही एस्टिमेशन करते हैं उसके अंदर। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को पता है कि मेरे पास 5 लाख रुपीज़ है। ठीक है, मेरे पास सेविंग है 5 लाख रुपीज़ की, उस 5 लाख रुपीज़ में 1 लाख रुपीज़ मेरे पास एनी टाइम रहना चाहिए रिजर्व। बचे कितने? 4 लाख। तो मैं क्या कोशिश करूँगा, मेरे को कोई फंक्शन करना है तो मैं ये सोचूंगा कि मैं इन 4 लाख रुपीज़ का ऑप्टिमम यूज़ करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ। ये नहीं है इसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर दूँ, यानी इसको यूज़ करते हुए कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ। दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम यूज़। ऑप्टिमम यूज़ का मतलब ये नहीं है कोई 20 मांग रहा है तो उसको 40 दे दूँ, फटाफट खर्च कर दूँ। ठीक है, ये नहीं। ऑप्टिमम यूज़ का मतलब है इस पैसे से ज़्यादा काम कर लूँ। तो रिसोर्स डेवलपमेंट में भी ये है कि जब इस स्टेप में किस चीज़ को पढ़ेंगे, पर जब अपन डेवलपमेंट की प्रोसेस करें अपने अदर सेक्टर में तो अपन को ये ध्यान रखें कि कितनी क्वांटिटी में अपने पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उनका ऑप्टिमम यूज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, तब दोनों प्रोसेस ओवरऑल डेवलपमेंट जो है अपना तभी ऑन स्पीड रह सकता है, यानी वो तभी चालू रह सकता है। ठीक है, अब बात करें अपन, तो ऐसा इंडिया ने कब किया? इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, कब हुआ था इंडिया इंडिपेंडेंट? अरे 1857 में हुआ था क्या? अच्छा, 1947 में इंडिया क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ। तो इंडिया ने देखो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करने के लिए 1951 से प्लानिंग की प्रोसेस शुरू करी और क्या बनाए? 5 ईयर प्लान्स बनाए। 5 ईयर प्लान्स मतलब समझते हो? यानी 5-5 साल के लिए उन्होंने टारगेट सेट कर दिए कि इन 5 ईयर्स में अपने को स्पेशली ये काम करने हैं। या फिर पहले ही सोच लेते ऐसे कि आगे आने वाले 50 सालों में मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी, तो इतने पैसे लाओगे कहाँ से? ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया? 5 ईयर्स के प्लान्स बनाए
और हर प्लान के अंदर, हर 5 ईयर के अंदर उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर क्या किया, ज़्यादा जोर डाला, ज़्यादा इंसिस्ट किया उसको, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे। जैसे स्टार्टिंग वाले सेक्टर में इंडस्ट्री पे डाला, ठीक है, फूड ग्रेन्स पे डाला, फिर उसके बाद में एजुकेशन के लिए, ठीक है, सेक्स रेशियो को भी शामिल किया, ठीक है, ये सेक्टर्स को एक एक करके उन्होंने क्या किया, शामिल किया। और सेक्टर्स को भी रखा, लेकिन स्पेशल एम्फेसिस किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे दिया, ताकि एक एक सेक्टर में क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। और बात करें अपने को इतने बड़े लेवल पर रिसोर्सेज की प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी इंडिया में, तो जब अपना कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, कॉलोनियल पीरियड मतलब समझ रहे हो, ब्रिटिश पीरियड, जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, आपको सबको पता है, इंडिया के रिसोर्सेज को यहाँ से लूटा और कहाँ ले गए, ब्रिटेन ले गए। यहाँ से जो मिला वो यूज़ नहीं किया, लूट कर कहाँ ले गए, ब्रिटेन, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहते हैं अपन, वो किया उन्होंने बड़े स्केल पर। आपने पढ़ा था 9th में, फॉरेस्ट को कैसे काटा था उन्होंने, पढ़ा था कि नहीं, ठीक है, बड़े स्केल पर फॉरेस्ट को काटा उन्होंने, नेचुरल वेजिटेशन को ख़त्म कर दिया, यहाँ से आयरन और निकाल रहे हैं और अपनी कंट्री में ले जाके वहाँ की फैक्ट्रियों में स्टील बना रहे हैं, यहाँ से कॉटन ले जा रहे थे, यहाँ से फूड ग्रेन ले जा रहे थे, यहाँ से मनी ले जा रहे थे, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे थे, वो अपने सेल्फिश जो इंटरेस्ट थे उनको पूरा करने के लिए कर रहे थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया रिसोर्स लेस हो गया, ठीक है। जब वो गए तो इंडिया को रिसोर्स लेस कर गए, यानी इंडिया के पास बहुत कम रिसोर्स बचे थे काफ़ी हद तक। ये तो ये सोचो कि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, नहीं आज जो आपके पास पेट्रोलियम, ठीक है, कॉपर वगैरह जो इतने रिसोर्स है वो उनको भी लूट ले जाते, ठीक है, उनका कमर्शियल प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ था क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उस टाइम तक नहीं आई थी, ठीक है। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, जो अपन कल पढ़ेंगे। कल फिक्स बलवीर सर की क्लास ख़त्म होते ही फिक्स 5 मिनट बाद में मैं क्लास में ज्वाइन हो जाऊँगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में? बेटा आज से शुरू कर दूंगा मैं आपको भेजना, ठीक है, आज से स्टार्ट कर दूंगा आपको भेजना, है ना।